हेलो दोस्तों, हैप्पी गणेश चतुर्थी और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। आज पूजा पाठ के चक्कर में लेट हो गया है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए पहले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, कोई किसी गलतफहमी में मत रहो कि एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा या आपकी तरफ से कुछ भी लगेगा। आपकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। एटलीस्ट अगर मेरे वीडियो आपको थोड़े भी पसंद आ रहे हैं इतना आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं आज के हाई पावर एमसीक्यूज पे। हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने एमसीक्यूज को वापस लॉन्च किया है। अगर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए। पहला क्वेश्चन है, इंपोर्टेड टॉयज will now be screened for quality by A. Customs, B. Police Department, C. State Intelligence Bureau और D. BIS। दूसरा क्वेश्चन, न्यू इलेक्शन कमिश्नर रिप्लेसिंग मिस्टर लवासा। मिस्टर लवासा इज एन आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर जो कि इंडिया के दूसरे ही ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हैं जो अपना टर्म खत्म होने के पहले ही इलेक्शन कमीशन छोड़ दिए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं वो। उनको रिप्लेस कौन कर रहा है? ए. राजीव कुमार, बी. रंजन कुमार, सी. गोविंद सुंदरम या डी. M.E. मथाई। तीसरा क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर शूटिंग ऑफ मूवीज रिसेंटली? ए. मेघालय, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. जम्मू एंड कश्मीर, डी. उत्तराखंड। चौथा क्वेश्चन, मनिका बत्रा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी प्लेज विच स्पोर्ट? ए. खो खो, बी. कबड्डी, सी. जिम्नास्टिक्स और डी. टेबल टेनिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम न्यूज पे चलते हैं। आज की करंट अफेयर्स कैप्सूल, छोटी छोटी न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। देखिए, इंपोर्टेड टॉयज विल नाउ ओनली बी लेट इन आफ्टर सम स्क्रीनिंग टेस्ट फ्रॉम सितंबर। पहली सितंबर से हमारे देश में जो भी खिलौने बाहर से आएंगे उनके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, देखिए जो ISI मार्क वगैरह आप देखते हैं वैसे BIS मार्क भी होता है। इंडिया में हर एक प्रोडक्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड है, गुणवत्ता का क्या लेवल होना चाहिए, उसको बनाने के लिए एक एजेंसी, उसको तय करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन्होंने खिलौनों के मानक तय किए हैं, खिलौने के स्टैंडर्ड्स के लिए गाइडलाइन इन्होंने तय किए हुए हैं। तो जो देश में फैक्ट्रियां हैं, जो देश में प्रोडक्शन होता है वो तो इनको मानेंगी और उनको वेरीफाई करना बहुत आसान है। पर जो इंपोर्ट होकर खिलौने हमारे देश में आते हैं वो गुणवत्ता को एडहियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये चेक करेगा। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऑफिसर जो हैं देश के 7 महत्वपूर्ण पोर्ट्स पर वो स्टेशन किए जाएंगे, वो सैंपल्स को चेक करेंगे उसमें से निकाल के। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न सिर्फ वहां पे सैंपल चेक किए जाएंगे बल्कि जिस देश से ये सामान आ रहे हैं वहां पर जाके उनकी फैक्ट्री पे भी चेक किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब इस पे आने वाले समय में और खुलासा होगा मेरे ख्याल से। जिस देश से सामान आ रहा है उस देश की फैक्ट्री में जाके आप किस अधिकार से चेक करेंगे, मैं तो पहली बार इस तरह की बातें सुन रहा हूं। और ये क्लियर कट ये चीज जो है चाइना की तरफ एम्ड है। चाइना के जो खिलौने होते हैं उनमें उनमें जो पेंट होता है उनमें लेड बहुत पाया जाता है। कई साल पहले इसको लेके बहुत हल्ला हंगामा हुआ था कि बच्चे अक्सर अपने खिलौने मुंह में डाल लेते हैं, तो उसमें लेड रहेगा तो बच्चों के हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह है। खासकर फॉर्मेटिव ईयर्स में लेड अगर बच्चों के बॉडी में चला जाए तो वो उनकी ग्रोथ को, उनके ब्रेन की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन चेक करेगा। जैसा कि मैंने एमसीक्यू में पूछा, अब आपको उसका आंसर मिल गया है। कहाँ चेक करेगा? 2 जगहों पर, पोर्ट पे और वो उनके फैक्ट्री में जाके। ठीक है, खिलौनों की बात हो रही है। चलिए, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और रिटायर्ड IAS ऑफिसर है राजीव कुमार, उनको अब नया इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। ठीक है, लवासा जी जो उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, उनकी जगह पे इनको बनाया गया है। वो प्रमोट होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे और जब 2024 में इलेक्शन होंगे, अगले जनरल इलेक्शन, तब ये साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। ठीक है, फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, अगेन BIS की बात हो रही है, देखिए उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए देश भर में ऐसे वो बनाए हैं, स्टैंडर्ड बनाए हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के क्या स्टैंडर्ड है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हैं। उन्होंने क्यों बनाए हैं? क्योंकि सरकार का जल जीवन मिशन है, ये इंपॉर्टेंट MCQ का पॉइंट है। जल जीवन मिशन के मेरे पहले 4-5 वीडियोज में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, इस पर जरूर आप पढ़ के रखिए। गूगल करिए जल जीवन मिशन, किसी भी UPSC कोचिंग का खुल जाएगा, इनसाइट्स फॉर IAS वगैरह किसी का भी, उस पर आप जाके राइटअप पढ़ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सरकार का ये मिशन है। जरूर जो सरकार के दिल के करीब मिशन होते हैं UPSC जरूर उन पे सवाल पूछता है। ठीक है, देखिए पहले जैसे नरेंद्र मोदी जी की पिछली सरकार में वो हर किसी को घर देने वाली जो बात थी, अलग अलग अर्बन हाउसिंग, रूरल हाउसिंग, इस तरह से वो पूरे 5 साल लगे रहे। अब ये हर घर में, गांव के भी, रूरल एरियाज के हर घर में नलके का पानी पहुंचाने की बात हो रही है 2024 तक। अगर 80% गांव के घरों में भी ये बात हो गई, बहुत बड़ी क्रांतिकारी ये बात हो जाएगी, है ना। आप सोचिए, गांव में हमारे देश की आइकॉनिक छवि हुआ करती थी, औरतें घड़े पर घड़ा लेके जा रही है कहीं से पानी भरने के लिए। हमारे लोकगीत है, कृष्ण राधा वाली गोपियां पानी भरने जा रही हैं और कृष्ण उनकी मटकी फोड़ दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, क्या क्या नहीं हो रहा है उनके साथ। औरतें एक तो घर का बेचारी रूरल एरिया में पूरा काम करें, मजदूरी भी करती हैं, खेतीहर मजदूर होती हैं गाँव और
कंस्ट्रक्शन में वगैरह रूरल एरियाज में औरतें काम करती हैं, अब बेचारी वो खाना भी बनाए और पानी भी भर के लाए कहीं से जाके। हम बचपन में कहानियां सुनते थे, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के औरतों को पानी लाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा अत्याचार था उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। एक तो उनको वो चूल्हे में खाना बनाने वाली बात को नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे किया कि वो एलपीजी पे सब्सिडी हटा दी और एक उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर फ्री में दिया। उसका खैर कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ये एक अपने आप में डिबेटेबल मैटर है, ये आपसे मेंस में पूछा भी जा सकता है, सिर्फ विवादास्पद मामला नहीं है, डिबेटेबल मैटर है, आपको इसके सेलिएंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। वैसे ही जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो हर रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन दे देगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कहा कि भाई हर गाँव में जब घर घर तक आप टैप वाटर पहुंचा रहे हैं तो उसके कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड भी तो होने चाहिए, तो वो हमने तय कर दिए हैं। इसके ऊपर डिटेल आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग करने के लिए जो नियम कायदे तय हुए थे कोरोना की वजह से, उनमें थोड़ी छूट दे दी है। क्या छूट दी है? जो अपर कैप ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रू मेंबर्स थे, मैक्सिमम कितने लोग उस शूटिंग में शूट के दौरान मौजूद रह सकते हैं, उससे अपर कैप हटा दिया उन्होंने। जाहिर बात है वो इस समय आपदा के समय राज्यों की आमदनी एकदम खस्ता हाल हो चुकी है, केंद्र भी इतनी आमदनी नहीं कर पा रहा है कि जीएसटी के जरिए जो राज्यों को दिए जाने वाला पैसा था वो उनको दे सके। तो राज्य सोच रहे हैं कैसे तरीके से पैसे कमाए जाए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट सोच रही है कि फिल्में की शूटिंग हो, थोड़ी टूरिज्म जैसा कुछ हो तो कुछ पैसे आए। ठीक है, अगली ये आपको एमसीक्यू का आंसर मिल गया, हाई पावर एमसीक्यू का। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, देखिए हेजिया सोफिया तुर्की में एक पुराना चर्च हुआ करता था जिसको उन्होंने मस्जिद बना दिया है रिसेंटली। ये नाम याद रखिए, बहुत आसानी से एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हिस्टोरिकल एक चोरा चर्च था, ये नाम तो हिंदी जैसा ही लग रहा है, चौरी चौरा कांड आप सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वैसे ही याद रख लीजिए। चौरा चर्च है उसको भी मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे वो आगे भी करेंगे मेरे ख्याल से। तो ये पहले दो हैं, इनका नाम तो हम याद रख ही नहीं। कल हमने बहुत डिटेल में बात की थी ईएसआईसी के तहत जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट था उसका पहले 25% आप विड्रॉ कर सकते थे, अब 50% ही विड्रॉ कर सकते हैं। पहले 90 दिन अनएम्प्लॉयड रहने के बाद ही विड्रॉ कर सकते थे, अब 30 दिन अनएम्प्लॉयड रहने के बाद ही आप कर सकते हैं। प्लस आपकी सैलरी से जितना पैसा कटता था, जितना परसेंटेज कटता था ईएसआईसी के कॉर्पस में डालने के लिए, उसको भी कम किया गया है। मेरे कल की वीडियो में एक अलग से ईएसआईसी की वीडियो मैंने 5 मिनट की बनाई है, आपको अगर आपने कल नहीं देखी है जरूर से आज जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बारे में अगली न्यूज़ आ गई है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है किसी ने अप्लाई किया तो 15 दिन के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, ये मंत्रालय ने घोषणा की है। ठीक है, फिर एजीआर ड्यूज को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई है, आपको नहीं अगर क्लियर है ये मामला, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसको गूगल करके पढ़िए। ठीक है, ये रेवेन्यू था असॉर्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऐसा करके कुछ था, जो कि स्पेक्ट्रम, जो कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं पहले सिर्फ इसी बात पे टैक्स देती थी, वो कहती थी कि जो हमारा कॉल से जो पैसा कमाते हैं वही तो हमारा मेन आमदनी है, हम उसी पे टैक्स देंगे। बाकी जो साइड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या अगर हमने हमारी फैसिलिटी रेंट पे दे दी है तो वो सब अलग धंधा है, उस पर अलग रेंट आपको कैलकुलेट करना है। पर फिर उसमें ट्राई ने फैसला दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर धंधे से जितना पैसा कमाते हो सब मिला के उस पर एक छात्र टैक्स हमको कैलकुलेट करके दो। मामला फिर एक अपेलेट बॉडी है, टेलीकॉम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अपेलेट बॉडी है, वहाँ पर ये गया TDSAT। ठीक है, वहाँ पर ये गया, फिर वहाँ पर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देना पड़ेगा। अब हर टेलीकॉम कंपनी को कई हज़ार करोड़ रुपए, वैसे ही टेलीकॉम की हालत इतनी खस्ता है, एक समय में 15-16 टेलीकॉम कंपनियां भारत में लॉन्च हो गई थी, अब घट के शायद 3 रह गई हैं। ठीक है, एयरटेल है, जियो है और वोडाफोन आइडिया है। ठीक है, जियो के अलावा बाकी दोनों की हालत बहुत खस्ता है, उसमें अगर इतने 1000 करोड़ देने पड़ गए तब तो हो चुका काम उनका। उसके बाद क्या हुआ, पता चला कि अनिल अंबानी की जो कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन, उसके भी ड्यूज़ हैं। तो उनका अग्रीमेंट हुआ था मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में कि इन्होंने बिना एक भी रुपया दिए उनकी कंपनी खरीद ली थी और बोला था कि इसके उधारी भी हम खरीद ले रहे हैं, डेट भी खरीद ले रहे हैं, पूरा उधार हम चुका देंगे, तुम्हारा उधार ही इतना है, तुमको पैसा क्या दें। तो पैसा उन्होंने दिया नहीं और वादा किया था कि तुम्हारे उधार चुकाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इस बेसिस पे जो एजीआर ड्यूज हैं आरकॉम के, रिलायंस कम्युनिकेशन के, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को देने पड़ेंगे। उन्होंने तो वादा किया एग्रीमेंट में, सरकार उनसे ले क्यों नहीं रही है, सरकार उनसे क्यों नहीं ले रही है, सब जानते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो बायर ऑफ स्पेक्ट्रम है इट इज लायबल टू पे एजीआर ड्यूज। ठीक है, अनिल अंबानी बेचारे के दिन बड़े खराब चल रहे हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत दिवालियापन का मुकदमा आज दायर कर दिया गया है। दिवालियापन जो है बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, मैं इस पे पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, तब आपको मामला पूरा क्लियर हो जाएगा, तब तक के लिए आप इसको पढ़ के रखिए। फिर देखिए, कल मैंने बात की थी नेशनल अवार्ड जो थे वर्चुअली दिए जा रहे थे, राष्ट्रपति भवन में नहीं हुए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर्स से वर्चुअली लोगों ने अटेंड किए। इस बार बम्पर अवार्ड दिए गए हैं, क्या कारण है क्लियर नहीं है।
74 नेशनल अवार्ड दिए गए हैं। रूल है कि हर साल एक ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड काफ़ी बड़ा अवार्ड है, ठीक है। आप समझिए कि खेल का भारत रत्न है वो। पहले अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद बहुत आप अच्छा खेल दिए तो आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो हर साल एक देते हैं, उसकी वैल्यू बनी रहे। इस बार 5 दिए गए हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड भी 32 और टोटल सब मिला के 32 अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार 74 अवार्ड दिए गए हैं, है ना, डबल से भी ज़्यादा। तो जनरली ओलंपिक वगैरह में ज़्यादा अवार्ड दिए जाते हैं, ज़्यादा लोगों ने अच्छा खेला तो आप ज़्यादा लोगों को देंगे। इस बार तो ओलंपिक भी नहीं है। क्या सरकार को लगा खिलाड़ियों का मोरल बूस्ट करना चाहिए या कोई भी कारण हो सकता है, उस पर अभी डिटेल आया नहीं है। तो इतने अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। किन किन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया हम लोग देखते हैं, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। पहले देखिए, मैंने आपसे मनिका बत्रा के बारे में बोला था, ये टेबल टेनिस खेलती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स उन्होंने 2018 में पहली इंडियन महिला थी जिन्होंने टेबल टेनिस में कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था। उन्होंने गोल्ड कोस्ट गेम्स में, ये कोई गेम होता होगा टेबल टेनिस का, 4 मेडल जीते हैं इंक्लूडिंग 2 गोल्ड। लेटर दैट ईयर उन्होंने शरद कमल के साथ पार्टनर करके मिक्स डबल्स ब्रॉन्ज मेडल जीता एशियन गेम्स में, ठीक है। बत्रा को 2018 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2 साल बाद ही उनको खेल रत्न अवार्ड भी दे दिया गया। दुनिया में 63rd रैंक की है वो। ये सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखिए कि वो टीटी खेलती हैं। विनेश फोगाट, फोगाट जो है उन लोग रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं। आपने वो दंगल फिल्म देखी होगी, गीता बबीता जो लोग थे, ये उन्हीं से रिलेशन में है क्या। देखिए, 2 ब्रॉन्ज मेडल एशियन चैंपियनशिप में जीता है। विनेश जो है महिला है, तो शी सील्ड हर कोटा एट द टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में उन्होंने स्टेलर रन 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उनको यही रेसलिंग वाले ही है विनेश फोगाट, ठीक है। चलिए एक नई चीज़ हम ट्राई करते हैं। आपसे बात करते करते ही मैं गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग कि विनेश फोगाट कौन है। मुझे लगा था कि इस न्यूज़ में लिख दिया गया होगा कि वो रेसलिंग खेलते हैं, लेकिन उसने नहीं लिखा। रेसलिंग खेलती हैं नाम से मुझे लगा कि इंडियन रेसलर, ठीक है। ये है, देखिए, विनेश फोगाट, है ना। हम नाम से फोगाट, गीता बबीता फोगाट वाले नाम से हम समझ गए थे। ये उनकी जो महावीर फोगाट है, जो दंगल में आमिर खान का कैरेक्टर है, ये उनकी भतीजी है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए देखिए, खेलते हमने बात करते करते मैं गूगल सर्च कर लिया। बिल्कुल कर सकते हैं, जब वीडियो हम लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्यों नहीं। अगला देखते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वो तो सब जानते हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो उनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दे दिया गया है। ही हैज़ स्कोर्ड मोर ओडीआई सेंचुरीज देन एनीवन एल्स 18 सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2017। खैर ओडीआई सेंचुरीज तो सचिन भी ज़्यादा मार चुके हैं। एनीवेज 2019 में उन्होंने 556 रन बनाए थे एट एन एवरेज ऑफ 92.66। इतना सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा कौन है सब जानते हैं। 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरीज मारी थी, उन्हें अब खेल रत्न भी दिया गया है। मरियप्पन थंगावेलु, इनको रियो पैरालिम्पिक आप जानते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों के ओलंपिक जो होते हैं, जो पैरालाइज बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, उनके जो ओलंपिक होते हैं उनको पैरालिम्पिक कहते हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु जो थी, उन्होंने इंडिया का पहला मेडल जीता था रियो डी जनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है। रियो डी जनेरियो में जो पैरालंपिक्स हुए थे उस 2004 में उन्होंने पहला भारत की वो महिला थी जिन्होंने इसमें अवार्ड जीते थे। 2019 में थंगावेलु जो कि हाई जंप, वो कॉम्पीट्स इन द हाई जंप में वो जाके पार्टिसिपेट करती है एथलेटिक्स में। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2017 में। मरियप्पन, देखिए ये पुरुष है, मैं उनको महिला सोच रहा था, मरियप्पन नाम से पुरुष है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग अ यूथ हु कोलाइडेड विद हिज कार। द केस हाउएवर वॉज डिसमिस्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट। तो देखिए, इनका नाम जरूर आपसे पूछा जा सकता है। इनके नाम के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। जनरली किसी के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हो तो उसको अवार्ड वगैरह नहीं दिए जाते हैं, तो चूंकि पैरालंपिक्स वाले हैं और शायद बिना मतलब का इन पे चार्ज लगा दिया गया होगा। इनकी कार से कोई टकरा गया, ये दूसरे दिव्यांग व्यक्ति हैं, कार चलाने में भी शायद उनको दिक्कत आती हो, जो भी है, तो एक यूथ उनकी कार टकरा के उसकी जान चली गई, तो मद्रास हाईकोर्ट ने इनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता ऐसा करके मामला खारिज कर दिया। अगला देखिए, रानी रामपाल। रियो ओलंपिक्स जो हुए थे, रियो ओलंपिक्स, ये पैरालंपिक्स 2004 में होते हैं। रियो ओलंपिक्स की जो बात है, इंडिया की हॉकी टीम ने 12 टीमों में 12वीं आई थी। 2018 में चौथी आई है कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन सिल्वर मेडल जीत लिया एशियन गेम्स में। तो यानी आप देख सकते हैं कि ये 2000 रियो ओलंपिक्स से चालू करके अगर वही 2004 में हुआ हो रियो ओलंपिक्स, तो अभी क्या रिसेंटली हुए थे, तो वहाँ से बढ़ के एक बहुत ही ग्रोथ इनकी ट्रैजेक्टरी रही है। 12वें रैंक पे थे, फिर वहाँ से चौथे आके फिर एशियन गेम्स में तीसरे आ गए। 2019 में ये जो क्वालिफायर गेम हुए थे उसमें यूएसए को हरा के ये टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। इस पूरे पीरियड में रानी उस टीम की कैप्टन थी। तो रानी रामपाल, आप सोच सकते हैं कि हॉकी की जो महिला टीम है उसकी एमएस धोनी या सौरव गांगुली जैसा इनका रोल रहा है। बहुत ही एक बहुत ही नीचे की पोजीशन से इन्होंने टीम को उठाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन्होंने उसको प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो ये देखिए नाम, अब जितना मैंने बात की है, फोगाट तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो रेसलिंग करती हैं, ठीक है। रोहित शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं, इंडिया में क्रिकेट जो नहीं भी जानते हैं वो भी जानते हैं।
मरियप्पन जो है वो पैरालंपिक्स वाले हैं, ये मैंने आपको बताया, ये आपको याद रहेगा। मनिका बत्रा टीटी खेलती हैं, ये मैंने आपको बताया, याद रहना चाहिए। रानी रामपाल का नाम आप याद रखिए, ठीक है। वो हॉकी की धोनी है, आप मन में इमेजिन करिए कि धोनी हॉकी खेल रहे हैं इस टाइप से, तो आपको रानी रामपाल का नाम याद रहेगा। इस सबसे एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। हर पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हर एग्जामिनर रखना चाहता ही है। अभी स्पोर्ट्स हो नहीं रहे हैं ज़्यादा, बहुत दिनों के बाद वापस से स्पोर्ट्स चालू हुए हैं, तो खेल रत्न वाली बात ही आपसे पूछी जाएगी। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। बीआईएस ने जो है ड्राफ्ट स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया फॉर वाटर सप्लाई इन स्टेट, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। पहले यहाँ पर देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं कर्सर, तो उन्होंने ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टेटमेंट, ड्राफ्ट बिल, ये सब ड्राफ्ट क्या होता है, मतलब ये अभी इन्होंने प्रपोज किया है, अभी इस पर फाइनल अप्रूवल बाकी है, ठीक है। अभी इन्होंने एक रफ ड्राफ्ट बनाया है जिसकी कि एक बेंचमार्क बनाएगा वाटर क्वालिटी और यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉर स्टेट्स के लिए। जो स्टेट्स बोलेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लिए ये स्टैंडर्ड मानक उन्होंने बना दिया है, ठीक है। ये मैंडेटरी करना है कि नहीं करना है, ये जल शक्ति मंत्रालय जो है, पानी वाला मंत्रालय, वो तय करेगा। ये सेंटर की जो जल जीवन योजना है, जल जीवन मिशन है, उसके लिए इन्होंने बनाया है। ये रिक्वायरमेंट रखेंगे वाटर यूटिलिटीज़ के लिए, जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ वाटर कहाँ से लोगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करोगे, और इस पूरे प्रोसेस की मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको देनी है, ये सारे स्टैंडर्ड ये तय कर देंगे कि भाई ये सब अगर आप एडियर करते हो, ये सारे स्टैंडर्ड आप मानते हो, तब आप बोलोगे क्या कि ये BIS इंडियन स्टैंडर्ड 10-500 इसको अडियर करता है, आप बोल सकते हो, एक राज्य बोल सकता है। जैसे कोई भी सामान में गैस चूल्हे में लिखा रहता है ISI स्टैंडर्ड, तो ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है कि इसकी प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए, फैक्ट्री ऐसा होना चाहिए, इसका हर एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए, सब आप मानते हो अगर, तब आप बोलोगे ISI स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो अलग अलग होते हैं। जनरली ISO का नाम आपने सुना होगा, ISO 9000 करके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन करके, वो अपने मानक देते हैं। यहाँ इन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड डेवलप किया है IS 10500, ठीक है। ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो स्टेट्स जो है जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो BIS को अप्रोच करके एक लाइसेंस ले सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ फॉर एग्जांपल अपने यहाँ इन सबको लेके इंप्लीमेंट कर देता है, तो BIS के पास जाएगा कि भाई हमने कर दिया है। BIS आके देखेंगे, सब चेक करेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लोग, फिर बोल देंगे कि हाँ भाई ये 10500 इंडियन स्टैंडर्ड IS 10500 को ये अडियर करता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी पेपर में ऐड वगैरह देगी, वगैरह वगैरह, हर जगह जाके बोलेगी, रेडियो में अनाउंस करेगी कि हमारा पानी देखिए, हम इस मानक को मानते हैं। इसको मैंडेटरी करना है कि नहीं करना है, ये जल शक्ति मंत्रालय देखेगा, ये उनका डोमेन है। स्टैंडर्ड वाले जो है उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना के रख दिया है, मार्केट में लॉन्च कर दिया है, ठीक है। क्या इस पर इतनी बात क्यों हुई थी कि पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की गई थी, BIS रिपोर्ट, जो कि यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जी ने जारी की थी, कि दिल्ली का टैप वाटर क्वालिटी जो है 21 मेट्रो में सबसे खराब है और स्टेट कैपिटल्स इन द कंट्रीज में सबसे खराब था। रिपोर्ट में पता चला कि 13 स्टेट कैपिटल्स में, इंक्लूडिंग भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में, ये BIS स्टैंडर्ड को नहीं मानते हैं लोग। तो वहाँ लोग भगवान भरोसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हर कोई तो देखिए पानी आज की डेट में फिल्टर करके, उबाल के, ठंडा करके ही पीता है, पर ये वो कॉस्ट है जो सरकार की तरफ से हमारे पे कॉस्ट डाल दिया गया है। इतना हम टैक्स देते हैं, सरकार को हमें साफ पानी देना चाहिए। दुनिया के सभी विकसित देशों में लोग सीधा नल खोल के पानी लेके पीते हैं, क्योंकि जैसे हवा हम सांस ले रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें इतना पोल्यूटेंट नहीं डाल दिया गया कि हमें हवा फिल्टर करके सांस लेना पड़े। वैसे ही पानी भी ऐसी चीज़ है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार पानी हमें ट्रीट करके देगी, हमारे यहाँ सरकार नहीं देती है, तो हम सबको अपने घर में कुछ ना कुछ एक्वागार्ड ऐसा RO वगैरह लगा के जुगाड़ बिठाना पड़ता है। ये वो कॉस्ट है जो हमें नहीं देना चाहिए हिसाब से, ठीक है। आइए देखते हैं, ये जो एक छोटा सा बड़ा टेबल आप देख रहे हैं, मैंने खोजा नेट पे, तो IS 10500 जो है ये 1999 से लेके इसके ये पीने के पानी के स्टैंडर्ड्स है। देखिए ये वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जो अभी जारी किए गए हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, लेकिन क्या होता है स्टैंडर्ड देखिए, वो मैंने एग्जांपल के लिए दिया। इसमें से पहले की बात, ये बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, खासकर जिन लोग मोबाइल में देख रहे हैं, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। इसमें कि पहले 5 रोज को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया आपके लिए। देखिए कलर जो है 5 तक होना चाहिए, दिमाग 50 तक भी हो सकता है अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है। टर्बिडिटी जो है 10 होनी चाहिए, 25 तक भी हो सकती है। pH लेवल 6.5 to 8.5 आपको पता होना चाहिए, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको शायद पता ना हो। 7 का जो pH होता है यानी बैलेंस है, 7 के नीचे एसिड हो जाता है, 7 के ऊपर ज़्यादा क्षारीय हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। 6.5 से 8.5 तक हो सकता है, वो बोल रहे हैं कि 9.2 तक भी चल सकता है। हार्डनेस यानी कितना सॉल्ट उसमें, हार्ड वाटर कितना है, 300 तक लिमिट है, 500 तक भी हो सकती है। इस तरह से वो स्टैंडर्ड बना के चलते हैं। अगला देखते हैं मलगांवकर प्रिंसिपल। अभी देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला बहुत चल रहा है प्रशांत भूषण का कोर्ट के साथ। फाइनल फैसला इस पे आ जाए तब मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। इस बीच में मलगांवकर प्रिंसिपल की बात हो रही है, आप फोटो देख रहे हैं, ये है S मलगांवकर, जो एक ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये मामला क्या है देखिए, S मलगांवकर वर्सेस अननोन 1978 ये मामला है।
इसमें क्या हुआ था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चला था 1978, यानी जब इमरजेंसी खत्म हुई थी, हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये इस पे उस समय ये बहुत ज़्यादा इस तरह के अखबार में लिखते थे भाई कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर इस तरह के मामलों में इमरजेंसी के दौरान कई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें की गई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी सहमति थी उस समय सैडली। तो अखबारों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने पकड़ा अखबार को, कह रहे तुम हमारे खिलाफ कैसे लिख रहे हो, ये तो कंटेम्प्ट है। तो ये मामला यहाँ पर आ गया। तो 2:1 मेजोरिटी में कोर्ट ने बोला कि मलगांवकर जो है वो गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। एक 3 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें चीफ जस्टिस जो भारत के थे उन्होंने इस मामले को इनिशिएट किया था। तो लेकिन जो दूसरे जज थे, जस्टिस पी कैलासम और कृष्णा अय्यर, उन्होंने चीफ जस्टिस एमएच बेग के खिलाफ जाके फैसला दिया कि नहीं भाई, ये इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बोला जा सकता है। और उन्होंने किस बेसिस पे बोल सकते हैं किसी चीज़ को आप कंटेम्प्ट, वो उन्होंने ले डाउन किया, इसको मलगांवकर प्रिंसिपल बोला जाता है। देखिए मामला क्या था, एजी नूरानी का एक आर्टिकल आया था अखबार में, जो कि इमरजेंसी के दौरान कोर्ट ने बहुत सारे फैसले लिए थे वगैरह वगैरह। हीबस कॉर्पस, हीबस कॉर्पस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, नहीं तो आप लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया उस पर दिया हुआ है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ गलत चीज़ों को होने दिया था, ऐसा एजी नूरानी थे, उन्होंने अखबार में आर्टिकल लिखा था, छपा था। तो जो थे उन्होंने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे उनको बोला था कि एडिटर को बोलो कि अपने अखबार में एक रिट्रैक्शन पब्लिश करे कि हम इस आर्टिकल को विड्रॉ करते हैं और अपोलोजाइज करें। ये तो नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या, एडिटर ने क्या किया कि पब्लिक के सामने पूरा मामला डाल दिया कि देखिए हमने ऐसा ऐसा छापा है, अदालत हम पे इस तरह से दबाव बना रही है। तो अदालत इस बात से भड़क गई कि भाई आपने हमसे माफ़ी नहीं मांगी, आपने पब्लिक में ये बात को क्यों ले आई। उस समय आप देखिए ना सोशल मीडिया था ना टीवी का न्यूज़ था, तो जज वगैरह कितना अपने आप को हाईफाई समझते थे कि हमने कुछ बोला है किसी को, अखबार वाले को, उसने छाप कैसे दिया अखबार में। इसी पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार के जो एडिटर इन चीफ हैं उनको बुला के उनके ऊपर कंटेम्प्ट का मामला डाल दिया। लेकिन जो बाकी 2 जज थे उन्होंने बोला कि भाई चीफ जस्टिस ने बोला है कि मामला इनिशिएट करो, तो हमने अग्री कर दिया, पर हम इसमें अग्री नहीं करते हैं, ठीक है। इसके कुछ दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी इस तरह के मामले हुए थे, जिसमें जस्टिस कैलाशम और एन ऊंटवालिया जो थे उन्होंने भी सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बेग, उनके खिलाफ जाके ओपिनियन दिया था कि नहीं भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। उन्होंने क्या दिया था, देखिए मलगांवकर प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप किसी जज को क्रिटिसाइज करते हैं जिससे कि जस्टिस इज जियोपर्डाइज, जियोपर्डी यानी खतरे में आ जाना, जॉपर्डी, ठीक है। तो बोल रहे हैं अगर किसी मामले में, सोचिए किसी मामले में अदालत में हेयरिंग चल रही है, कोई जज साहब उस मामले में हेयरिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये मामला मेरे खिलाफ जाने वाला है, या किसी अखबार को लग रहा है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा फैसला नहीं आएगा, तो हम जज के खिलाफ कुछ छाप दें, पब्लिक में जज के खिलाफ ओपिनियन बना दें कि अरे ये जज तो ऐसे ही फैसला देगा, ये जज तो सामने वाले से मिला हुआ है, या ये जज हिंदू है या मुस्लिम है इसलिए ये तो ऐसा ही फैसला देगा, या फलानी जाति का है इसलिए ऐसा ही फैसला देगा, इसकी जो बेटी है उसका दामाद जो है वो फलाने कंपनी में काम करता है इसलिए ये तो भैया ऐसा ही फैसला देने वाला है। तो ऐसा करके आप जज पे दबाव बना रहे हैं कि वो वैसा फैसला देगा जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से पैसा खा के दे रहा है करके, तो वो वैसा फैसला देने में हिचकिचाएगा। वो बोलेगा कि लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही फैसला देगा करके, मैं ऐसा फैसला दे दूं तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर जज निष्पक्ष होकर निर्भय तरीके से फैसला नहीं दे पाएंगे। वहां पर अगर ऐसी बात अगर आपने कोई छापी है, कह रहे ये तो ऐसा ही फैसला करेगा, इस टाइप का कुछ आप जबरदस्ती डाउट क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर कंटेम्प्ट बनता है। ऐसे ही आपने बोल दिया कि यार आजकल अदालतें ना ठीक नहीं कर रही, तो ये कंटेम्प्ट नहीं कहलाएगा। या आपने जैसे ये मामला क्या था, ये मामला खैर नहीं, जिसको लेके ये बात चल रही है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नागपुर गए थे, वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर पे वो गए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही महंगी करीब 1-2 लाख की बाइक के ऊपर बैठ के फोटो खिंचा लिए थे। तो इससे देख के लगता है कि जो चीफ जस्टिस है वो इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिले हुए हैं, उनके घर में जाते हैं, उनकी लाखों करोड़ों की बाइक पे बैठ के फोटो खिंचा के ट्वीट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं लगेगा। तो कल को कोई पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा अगर ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ फैसला देती है, कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में फैसला देती है, तो पक्षकार को लगेगा कि यार ये तो उन लोगों के घरों में जाके पार्टियां करते हैं, उनके महंगे महंगे गाड़ियों में घूमते हैं, तो ये तो जाहिर बात है कि हमारे खिलाफ ही फैसला देंगे। तो अदालत को ऐसा प्रशांत भूषण ने कहा था कि अदालत को मेंटेन करना चाहिए भाई कि लोगों के दिमाग में इस तरह की ओपिनियन ना आए। इसको लेके फिर उन्होंने उन पे कंटेम्प्ट का मामला बना दिया है, जिसपे कि उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। अब देखिए 24 तारीख की डेट है, ऐसा कुछ है, देखा जाए कि क्या होता है। तो मलगांवकर प्रिंसिपल आप समझ गए, ऐसे ही नॉर्मल क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता, वो नहीं कंटेम्प्ट माना जाएगा।
अगर किसी मामले में फैसला आने वाला है और किसी मामले में फैसला जज निष्पक्ष तरीके से फैसला दे सके, इस बात को रोकने के लिए आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट पब्लिश कर देते हैं, ऐसा कोई बयान दे देते हैं जो कि जस्टिस को डिस्पेंस करने में प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से when the attack is calculated to obstruct or destroy the judicial process, तब उसको माना जाएगा। बाकी समय में बोल रहे हैं कि अदालत को हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, द डॉग्स में बाग द कैरवा विल पास, इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। जब लोकतंत्र में सरकार को, पार्लियामेंट को, मीडिया को, सबको लोग गाली देते ही हैं भाई, आपको भी देंगे, ये तो एक तरह से क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। उन्होंने बोला था कि देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फ्री क्रिटिसिज्म, द फोर्थ स्टेट इंक्लूडेड, एंड द नीड फॉर अ फियरलेस क्यूरियल प्रोसेस। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो जैसे चाहे क्रिटिसाइज कर सके, खासकर मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जज भी बिना डरे कह रहे यार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अखबारों में पता नहीं क्या छपे हेडलाइन अगले दिन, ये इस बात से बिना डरे फैसला दे सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस हमको स्ट्राइक करने की जरूरत है। जस्टिस इज नॉट ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस यानी दुस्साहस, बिना मतलब का कॉन्फिडेंस। पावर इज नॉट पेटुलेंस एंड प्रूडेंस इज नॉट पुसिलैनिमिटी। ठीक है, पावर इज, ये तो बहुत खतरनाक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया अपने आप में, इंग्लिश का अलग ये वोकैब बिल्डिंग वाली कोई वीडियो होगी तो उसमें हम इस पर बात करेंगे। जज व्हेन जजेस आर देमसेल्व्स प्रोसिक्यूटर्स एंड मर्सी इज अ मार्क ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसा करके क्राइस्ट एंड गांधी शैल नॉट, ये सब उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिखा था। तो मलगांवकर प्रिंसिपल क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। फाइजर वैक्सीन, देखिए अब बायो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको इसे बताया है। कोरोना, वर्क, मजदूर, किसान, ठीक है, इन सबसे संबंधित इंडिया चाइना विवाद, लद्दाख के एरियाज जहाँ पे लेके विवाद हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस साल की टॉपिक है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, फाइजर नाम की कंपनी है यूएस की, ठीक है, और जर्मन की बायोटेक कंपनी बायोएनटेक, वो लोग मिला के 4 वैक्सीन कैंडिडेट टेस्ट कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइट स्पीड। प्रोजेक्ट लाइट स्पीड क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। क्या होता है भाई, एक साथ 4 वैक्सीन कैंडिडेट टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बायोएनटेक का एक अपना प्रोप्राइटरी मतलब पेटेंट किया हुआ उनका प्लेटफॉर्म है, mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। वो मैसेंजर आरएनए के बेसिस पे अपना कुछ दवाइयाँ, वैक्सीन ये सब बनाते रहते हैं। ठीक है, जो बायो वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा क्या होता है, जो नहीं बायो वाले नहीं है उनको ज़्यादा दिमाग घुसाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, याद रखिए mRNA के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसमें से 2 कैंडिडेट हैं, BNT162b1 एंड BNT162b2, जो कि अब ह्यूमन ट्रायल्स तक आ चुके हैं। पहले इनको ऐसे ही आप लैब में टेस्ट करते हैं, जानवरों पे टेस्ट करते हैं, तब इंसानों पे टेस्ट करते हैं, यानी ये 2 एकदम फाइनल स्टेज तक आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है देखिए, BNT162b1 और BNT162b2, यानी इन दोनों में से ही कोई एक कैंडिडेट को वैक्सीन बनाएंगे उन लोग। इनको यूएस के एफडीए ने भी फास्ट ट्रैक कर दिया है, जैसे पहले 3-3 महीना 6-6 महीना टेस्ट करो तब अगली स्टेज पे जाओ, ऐसा रहता था, बोल दिया नहीं भैया फटाफट टेस्टिंग करो आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसमें क्या है, BNT162b2 ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए है, एक mRNA बनाया गया जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। थोड़ा सा mRNA एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मैसेंजर है, एक मैसेज लेके जाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, आरएनए बताता है क्या प्रोटीन बनाना है, mRNA मैसेज लेके जाता है सेल के अंदर में कि भाई ऐसा प्रोटीन बनाइए। कैसा प्रोटीन बनाने की बात हो रही है कि कोरोना वैक्सीन के जो आप देखे होंगे उसकी बॉडी पे मशरूम निकले रहते हैं, आपने ड्राइंग में देखा होगा। ठीक है, तो वो जो मशरूम निकले रहते हैं इसलिए कोरोना वैक्सीन क्राउन जैसा दिखता है, सर पे ताज जैसा, इसलिए उसका नाम कोरोना है। फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में ताज को, क्राउन को कोरोना कहते हैं। तो उसके ऊपर जो चकत्ते जैसा निकला हुआ, मशरूम जैसा निकला हुआ जो चीज़ रहता है, वही वैसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, SARS-CoV-2 में तो ये एक ऐसा mRNA लेके जाता है जो लगभग वैसा ही रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट करता है जैसे वो चकत्ते जनरेट करते हैं। तो भाई ये तो खतरनाक हो गया, अगर वायरस जैसा ही ये mRNA जाके प्रोटीन बनाने की बात कर रहा है हमारे बॉडी में, तो वायरस ही हमारे बॉडी में बन जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली वायरस जैसा प्रोटीन बनाने की बात नहीं कर रहा है, वायरस के तरह का थोड़ा सा, ताकि उससे क्या होगा, in order to activate an immune response against the protein, हमारे बॉडी को लगेगा अरे ये तो वायरस आ गया है, जबकि हमको अभी कोरोना हुआ नहीं, हमने सिर्फ वैक्सीन लिया है। तो कोरोना जैसा वो रिस्पांस हमारे बॉडी में कुछ केमिकल प्रोड्यूस करवा देगा प्रोटीन, हमारा बॉडी बोलेगा अरे इसमें तो कोरोना आ गया है, तो वो उसके लिए इम्यूनो रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। ऐसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले प्रोटीन हमारे बॉडी में बन जाएंगे जो कि कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है, और हमारे बॉडी में तो कोरोना है नहीं। तो अब अगर हम किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में भी आते हैं, हमारे बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज मौजूद हैं। हवा में, हमारे खाने में लाखों करोड़ों वायरस बैक्टीरिया भरे हुए हैं, लेकिन हम पे कोई असर नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन पिछले करोड़ों सालों से हम लोग
इवॉल्व हो रहे हैं, इन सब वायरस बैक्टीरिया से हम लोग इम्यून हो चुके हैं, हमारे बॉडी में इन सबसे लड़ने वाले प्रोटीन मौजूद हैं, हमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये काम करता है, mRNA बेसिस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें और भी 2-3 टर्म्स हैं जो आपसे जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान से पढ़िए, नोट कर लीजिए। रिएक्टोजेनेसिटी, इससे कैसा रिएक्शन पैदा होता है। ठीक है, देखिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पैदा होगा, हम कह रहे हैं कि वायरस के जैसा प्रोटीन हम पैदा करते हैं लेकिन एग्जैक्टली वायरस जैसा नहीं रखते, तो थोड़ा तो भाई वायरस जैसा लगना पड़ेगा ना। अगर एकदम ही ठंडा, एकदम ही थकेला टाइप का आप डाल दोगे, बॉडी बोलेगा ये तो कुछ नहीं है, तो हमारी बॉडी में उसका इम्यून रिस्पॉन्स पैदा ही नहीं होगा। तब तो यार हम लोग खतरे से बचने के लिए इतना ठंडा वायरस बना, इतना ठंडा आपने वो बना दिया, वैक्सीन बना दिया, बॉडी में रिस्पॉन्स ही नहीं निकल रहा है, तब कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो रिएक्टोजेनिसिटी हमारी बॉडी में कैसा इसका रिएक्शन होता है, एक एडवर्स रिएक्शन होना चाहिए, बुखार आना चाहिए, पेट खराब हो जाना चाहिए, थोड़ी सी एलर्जी निकल जाए, है ना, तो मतलब होगा कि भाई कुछ तो खतरनाक टाइप की चीज हमने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी है, अब बॉडी उसका इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगा। अपने पापा मम्मी वगैरह के हाथ में, बाह पे आपने देखा होगा, कई लोग अगर आप में से बहुत ज्यादा छोटे नहीं होंगे तो उनको चेचक के टीके लगते थे, तो गोल आपको स्पॉट दिखता होगा बाह में। हम लोग के समय तक आते आते जो है वो इंजेक्शन में तब्दील हो गया था, उतना रिएक्टोजेनिसिटी नहीं लगती थी उसकी, या शायद हम लोग को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगता भी नहीं है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन अब तो दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हुए काफी समय हो गया है, मैक्सिमम लोग जो सुन रहे हैं उनको तो नहीं लगा होगा स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। ठीक है, पहले लगता था। तो रिएक्टोजेनिसिटी क्या है, कितना एडवर्स रिएक्शन बॉडी में पैदा कर सकता है ये वैक्सीन। दूसरा इम्यूनोजेनिसिटी, यानी भाई रिएक्शन तो पैदा कर दिया, इम्यून रिस्पॉन्स कितना पैदा करते हो बॉडी में, इम्यून सिस्टम से आपको बॉडी को बचाने वाले प्रोटीन कितने पैदा आप करवा पाते हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बुखार दे के निकल गए और इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं आया बॉडी में, तब क्या मतलब निकला। और तीसरा सेफ्टी, कि भाई आपने इतना खतरनाक वैक्सीन बना दिया कि वो वैक्सीन लेके ही कोरोना हो गया। कई लोगों को होता है पोलियो के वैक्सीन से, बहुत ही कम 0.001% शायद, बट फिर भी बहुत ही कम लोगों को पोलियो के वैक्सीन से पोलियो हो जाता है। तो वो ना हो भाई, हमको सेफ्टी पे ध्यान देना है कि हमने रिएक्शन भी जनरेट करवा दिया, फिर हम चाहते हैं कि बॉडी में तगड़ा इम्यून रिस्पॉन्स भी आए, तो बाकायदा कोरोना का वैक्सीन ही डाल दिए खून में कि सीधा सीधा वही वैसा ही हो जाए, वैसा भी ना हो ना भाई, तो सेफ्टी को भी ध्यान देना है। तो यानी थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अब रिएक्टोजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को इतना नहीं बढ़ा सकते कि सेफ्टी मार खा जाए, या सेफ्टी का इतना ध्यान दिया कि रिएक्शन ही नहीं निकल रहा है तो इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी जुगत, पूरा कॉम्प्लेक्सिटी इसी बात का है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इम्यूनो, ये जो B2 वाला जो था, उसमें 7 दिन के अंदर 2 डोज देने के बाद कैंडिडेट की स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिसिटी दिखाई दी इन बोथ यंगर एंड ओल्डर एडल्ट्स व्हेन कंपेयर टू लेवल्स फाउंड इन, जब इसको किससे कंपेयर किया गया, जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी उनसे कंपेयर किया जाए तो ये काम कर रहा है। ठीक है, ये जो 3 टर्म्स आप याद रखिए, वो 162 B2 याद रखिए। ठीक है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये फाइंडिंग्स आर सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइजर के पास इस बात की कैपेसिटी है कि वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सके। तो फाइजर का अगर ये कैंडिडेट पास कर दिया जाता है FDA द्वारा US के, तो तुरंत में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वैक्सीन इन लोग बना देंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट इज लाइकली टू अलाउ सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन अक्टूबर। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी कंपनी ये चंदा देना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना कि मैंने चंदा किसको दिया है, उसका तरीका चुपके से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने का तरीका NDA सरकार ने निकाला था। अरुण जेटली जी ने ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। स्टेट बैंक से ही इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जाते हैं, याद रखिए, MCQ में पूछा जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक से जाके बॉन्ड खरीद लो, पॉलिटिकल पार्टी को दे दो, 15 दिन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी को बैंक में जाके उसको भुनाना पड़ेगा। जैसे आपको चेक दिया जाता है तो बैंक में आप जमा करते हो तब पैसा मिलता है, चेक रख के बैठे रहो और भुनाओ मत उसको, पैसे मत उससे आप करो, कन्वर्ट करो, तो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही बॉन्ड जाके बैंक में जमा करोगे, स्टेट बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर आपको बॉन्ड जनरेट होने के, मैं जैसे मुझे मान लीजिए, मुझे अगर फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ रुपए देने हैं, है ना, हो सकता है भाई मेरा यूट्यूब चैनल इतना चल गया है ना, एडसेंस वगैरह से ही आप लोगों ने मुझे इतने पैसे दे दिए कि मैं 1 करोड़ आम आदमी पार्टी को जाके अब दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ। तो मैं बैंक में जाऊंगा, स्टेट बैंक में 1 करोड़ दूंगा, बोलूंगा मुझे 1 करोड़ के बॉन्ड दे दीजिए, कागज में लिख देंगे 1 करोड़, मैं ले लूंगा, उसको जाके आम आदमी पार्टी के किसी भी दफ्तर में दे दूंगा। 15 दिन के अंदर जब बॉन्ड जनरेट हुआ, उसके 15 दिन के अंदर उसको बैंक में जाके बुलाना पड़ेगा कि यार ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, बॉन्ड है हमारे पास, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। ठीक है,
अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड जब मन में आया चलो जाके बैंक से खरीद के ले आते हैं, है ना, ऐसा आलू प्याज टाइप का नहीं है। इसके लिए कानून क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के तहत बॉन्ड्स जो है विल बी अवेलेबल फॉर परचेज फॉर एनी पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में शुरुआत के 10 दिन, यानी पहले जनवरी से 10 जनवरी, फिर पहले अप्रैल से 10 अप्रैल, पहले जुलाई से 10 जुलाई और पहले अक्टूबर से 10 अक्टूबर को बिकने के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसी समय में जाके खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से अगर 10 जनवरी को भी खरीदो तो भी भुनाने के लिए आप 25 जनवरी तक जा सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मिलेगा सिर्फ 10 जनवरी तक या 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 10 अक्टूबर तक, ठीक है। जनरल इलेक्शन जब जिस साल हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि मई के महीने में हो रहा है तो अलग से भी मई के महीने में भी उन लोग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इस स्कीम को ऐसे ही चलने देगी। इन बॉन्ड्स के 13th ट्रांच जनवरी 13 से 22 को जारी किए गए थे, यानी देखिए अप्रैल में और जुलाई में जारी नहीं किए गए, सरकार अपने हिसाब जारी करती, उसमें कोई चुनाव भी नहीं थे। खैर चुनाव नहीं थे तो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मैं अगर देना चाहूँ तो क्या प्रॉब्लम है, पर लेकिन ये चुनाव से संबंधित ही है, ठीक है, उसी समय किया जाता है। मिनिमम अमाउंट कितना होता है, 1000 रुपये, ये याद रखिए, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। स्टेट बैंक में ही ले सकते हो, वहीं जाके भुना सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ इशू से 15 दिन तक वैलिड रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही पूछा जाएगा। यहाँ बताया बीजेपी को 1660 करोड़ रुपए मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से, कांग्रेस को 388 करोड़ मिले, ठीक है, यानी कांग्रेस को जितने मिले उसके 5 गुना बीजेपी को मिले लगभग, या 4 गुना मान लो, ठीक है। ये क्या आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक सवाल हो गया, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे अगली न्यूज़ पे, आज की आखिरी न्यूज़ है, केरला रेडीज टू होस्ट इट्स फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। केरला में हम लोगों ने कल किया था नम्मम बासई, हमारी भाषा यानी ट्राइबल लैंग्वेजेस में एजुकेशन दिया जा रहा है, उसकी बात की थी। आज वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई जो है, इसको आप क्या कहते हैं अपनी लोकल भाषा में, टिड्डा या ऐसा कुछ कहते हैं हम, ठीक है। बचपन में हम इसके पीछे सुई से धागा बांध के उड़ाते थे पतंग जैसा, ठीक है, जब बहुत छोटे थे। तो ड्रैगन फ्लाई का उन्होंने बाकायदा फेस्टिवल कर रहे हैं, उसका नाम है थम्बी महोत्सवम। मैंने कल भी बोला था कि मलयालम लैंग्वेज जो है ये हिंदी संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती है। देखिए ना, थम्बी महोत्सव या थुम्बी महोत्सव जो भी बोलते हो, महोत्सव तो हम लोग जानते हैं हिंदी के लोग सब, तो थम्बी महोत्सवम जो है इससे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। फिर इसका ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम है पंटालू। ये जो दिख रहे हैं, ये जो टिड्डा है, जो भी कीड़ा है, ये इसको पंटालू नाम दिया गया है। ये बिल्कुल आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, यूपीएससी जरूर पूछ देता है, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रखिए, इस कीड़े की ड्राइंग को याद रखिए, आपको बिल्कुल याद रहेगा, पंटालू नाम है, थम्बी महोत्सवम नाम है, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मना रहे हैं केरला वाले, WWF इंडिया का केरला यूनिट, और उन्होंने सोसाइटी फॉर ऑडोनेट स्टडीज, ठीक है, ऑडोनेट स्टडी यानी इसी टाइप की कीड़े की स्टडी होती होगी, और थम्बी पुराणम, ऐसा कोई पुराण है क्या, थम्बी पुराण, फॉर द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, पहली बार हो रहा है, इसका नाम थम्बी महोत्सव है। पंटालू इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है। इसमें बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई बैकयार्ड वॉच भी किया गया है कि लोग जाके मतलब उसमें पार्टिसिपेट करें, देखें उनके बैकयार्ड में किस तरह के ये ड्रैगन फ्लाई मिलते हैं। फिर फील्ड गाइड दिया गया है, अलग अलग स्पीशीज़ वगैरह वगैरह। केरला की सोसाइटी देखिए काफ़ी ज़्यादा लिटरेट है, काफ़ी सालों से लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। फिर गल्फ में उनके लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी है उनके पास, तब उन लोग यही सब चीज़ें करेंगे। हम नॉर्थ इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते कि ये इस कीड़े को लेके फेस्टिवल हो रहा है। आप सोच रहे हो इसकी भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, कोई फील्ड गाइड बांटे तो भाई देखिए क्या क्या है आपके पास, कोई वो फील्ड गाइड लेके अपने घर के बाहर निकला है, गार्डन में देख रहा है कौन से वाली स्पीशीज़ का ड्रैगन फ्लाई हमारे यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। ये तो बहुत, अब केरला अलग टाइप का समाज है, ऐसा ही समाज होना चाहिए भाई। सबके पास खाने पीने की समस्या जब हल हो जाएगी तब लोग ऐसा ही टाइम पास करेंगे, बहुत बढ़िया है ये ऐसा करके। ये बस आप याद रखिए, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के साथ और कौन लोग हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN की लिस्ट आप लोग पढ़ते हैं। तो ये इस ड्रैगन फ्लाई आपको लग रहा है छोटी सी बात है, पर देखिए कौन कौन लोग इसको मिलकर करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज, है ना, तो बहुत तो बिग डील है ये। वेबिनार भी किए जाएंगे, सब जो पास पूरा मेला लगा देंगे इन लोग, ठीक है। WWF इंडिया के बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में नेचर क्लब चलता होगा, अगर कभी हमारे स्कूल में चलता था तो हम भी इसके मेंबर थे WWF इंडिया के, बहुत बढ़िया। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पहले इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, फिर इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया है। दुनिया भर में इन्वायरमेंट की एडवोकेसी की एकदम प्रीमियर संस्था है ये। इंग्लैंड के जो राजकुमार हैं या राजा हैं वो इसके चीफ ट्रस्टी हुआ करते हैं, ठीक है। तो समझ जाइए बहुत बिग डील है ये। याद रखिए आप, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरला में हुआ, इसका नाम था थम्बी महोत्सवम, और ये जो कीड़ा है इसका नाम है पंटालू। ये इसका जो है क्या बोलते हैं, शुभंकर है ये हिंदी में जिसे कहते हैं, ठीक है।
आइए अब हम आंसर्स की तरफ आ जाते हैं आज के एमसीक्यू के। आज तो पूरी न्यूज़ में हमने बात कर ही ली है। जो टॉयज़ आ रहे हैं इम्पोर्ट होकर, उनको कौन स्क्रीन करेगा क्वालिटी के लिए? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राजीव कुमार। किस स्टेट ने शूटिंग फॉर मूवीज़ के नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है रिसेंटली? तो वो उत्तराखंड ने किया है। मनिका बत्रा कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? वो टीटी खेलती हैं। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, प्लीज़ अपने दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करिए, हमारे साथ जोड़िए। ठीक है, एक आदमी कम से कम 10 लोगों को तो वीडियो फॉरवर्ड करो यार, तब तो धीरे धीरे हमारी तादाद बढ़ेगी, तो और ज़्यादा हमारा कंटेंट भी बढ़ेगा, है ना। लोगों के फीडबैक भी आएंगे, लोगों के सवाल भी आएंगे, और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलेगा। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों को मेरे साथ जोड़िए। थैंक यू। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। आज मैं और कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।